नमस्कार, मैं बीरेन्द्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर पुनः एक बार स्वागत है। इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहला वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश। इस मामलुक वंश में हम आज पढ़ेंगे जो इस वंश का सबसे अंतिम महान शासक था, गयासुद्दीन बलबन। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आपका गयासुद्दीन बलबन। जो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल अगर हम देखते हैं तो 1266 से लेके 1287 तक जाता है। यानी इसने प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के पद पर रहते हुए 20 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये वजीर के पद पे रहते हुए 20 वर्षों तक शासन करता है। जब यह नासरुद्दीन मोहम्मद शासन होता है उसके समय में इस प्रकार देखा जाए तो बलबन जो है लगभग 40 वर्षों तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शासन करता है। अगर बलबन की हम उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी उपाधियों के बारे में जो प्रमुख उपाधियां हैं, उलुग खां। ये उलुग खां की उपाधि इसको नासरुद्दीन मोहम्मद द्वारा दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी उपाधि तो जिल्ले अल्लाह की उपाधि है। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। यह ईश्वर का प्रतिबिंब यानी शासक जो होता है, जो सुल्तान है, वह ईश्वर का एक प्रतिबिंब मात्र माना जाता है। यही सर्वे सर्वा होता है। तीसरी उपाधि की अगर हम बात करते हैं, इसकी उपाधि है नियायत खुदाई, यानी पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। यानी जो सुल्तान है यह पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। यानी पैगंबर के बाद सुल्तान का ही पद होता है। यह सुल्तान अल्लाह को ही जवाबदेह है और किसी को जवाबदेह के रूप में यह नहीं जाना जा सकता है। इसकी जो जाति है वो इलबरी तुर्क था। यह इलबरी जाति का तुर्क था और अपने आप को यह अफरासियाब का वंशज कहलाता है, क्योंकि ये श्रेष्ठता में विश्वास रखता है। इसलिए कहता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। इसका उल्लेख करता है फिरदौसी के शाहनामा में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह इल्तुतमिश के गुलाम के रूप में अपने शासन सत्ता के लिए आगे बढ़ता है और गुलाम से अपना जीवन स्टार्ट करता है और इसलिए गुलाम रहते हुए अपने आप को बाद में करता है ये अफरासियाब का वंशज कहलाता है। इसने रक्त और लव की नीति जारी किया। यानी जो है आपका सुल्तान की जो नीति थी है पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। इसने अपने शासन में देखा था जो सुल्तान का पद है इतना नीचे गिर चुका है कि उसकी प्रतिष्ठा के लिए कोई ठीक से उसको जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए ये पद की प्रतिष्ठा के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाता है। इस नीति के तहत उसने अपने विरोधियों का दमन करता है और अपने पद की प्रतिष्ठा स्थापित करता है, यानी अपने राजत्व में ये सिद्धांत लाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इसने तुर्क-ए-चहलगामी या तुर्क-ए-चालिसा का क्या करता है, ये दमन करता है। जिस तुर्क-ए-चालिसा का इल्तुतमिश ने गठन किया था उसी तुर्क-ए-चालिसा का यह तोड़ देता है, क्योंकि उसी तुर्क-ए-चालिसा का एक मेंबर होता है। यह देखता है कि जो शासक वर्ग है, जो शासक है, सुल्तान है, उसके खिलाफ ये तुर्क-ए-चालिसा के जो अमीर होते थे वो हमेशा षड्यंत्र करते थे उसको हटाने के लिए। इसलिए ये सदस्य रहता है, इसलिए यह तोड़ने की बात करता है इसको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करता है। ये शासन प्रशासन को सुदृढ़ चलाने के लिए सैनिक विभाग पहले से होती है, उसका क्या करता है, ये सुदृढ़ करता है और एक विभाग का नाम देता है जिसका बोला जाता है दीवान ए अर्ज।
इसमें सैनिकों का वेतन, भत्ता, भर्ती, ये सब कार्य जो है इस विभाग के अधीन किया जाता है। इसने गैर इस्लामी प्रथा, जिसका नाम है ईरानीय प्रथा होती है, सिजदा, पापोस और नौरोज को आरंभ करवाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो गैर इस्लामी प्रथा का शुरुआत करता है। इसकी अगर हम बात करते हैं सिजदा, यानी सम्राट के सामने सर झुकाना, यही सिजदा कहलाता है। और पाबोस यानी सुल्तान का पैर चूमना पाबोस कहलाता है। और एक नौरोज त्योहार होता है, उसको प्रारंभ करता है अपने साम्राज्य में। इसके शासन की जो सफलता का श्रेय है, यह श्रेय इसके गुप्तचर विभाग को जाता है, जिसको वरीद बोला जाता है। इसका गुप्तचर विभाग इतना सुदृढ़ था कि कोई अगर कर्मचारी या जनता शासक यानी सुल्तान के बीच षड्यंत्र करता है सुल्तान के प्रति, तो वह सूचना इसको प्राप्त हो जाती थी और उनका यह दमन कर देता था। इसलिए इसकी गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ होने की वजह से शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरह से चलाता है। बंगाल का तुगरिल खां का विद्रोह, यह जो तुगरिल खां होता है, यह गयासुद्दीन बलबन का एक दास होता है। दासों में प्रथम बार ऐसा होता है कि जो अपने मालिक यानी सुल्तान का विद्रोह करने वाला पहला यह दास है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी शासन काल में मेवातियों का भी यह दमन करता है, क्योंकि वो मेवाती होते हैं जो दिल्ली के आसपास लूटपाट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये पानी भरने वाले कहारों और स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, इनका भी यह दमन करता है। इसी के अगर हम बात करते हैं तो इसी समय मंगोलों का आक्रमण होता है। इस मंगोल के आक्रमण में इसका पुत्र जो होता है शहजादा मुहम्मद मारा जाता है, और मुहम्मद मारा जाता है इस आक्रमण में। और इसी के साथ साथ जो होता है अमीर खुसरो, जिसको तूतीय हिंद भी बोला जाता है, यह मंगोलों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। जो पुत्र इसका शहजादा मुहम्मद होता है, यह योग्य पुत्र होता है और यही शासन सत्ता संभालने का दावेदार होता है, लेकिन इसके जीवन काल में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस शोक में बलबन की 1287 में जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है। और गुलाम वंश का ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद कैकुबाद आता है, उसके बाद कैमूर आता है, और इसके बाद ये गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में सभी को समेटने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।